नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के सेशन लेकर। आज का सेशन आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली आपकी आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेशन में। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का सेशन आपके लिए। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको दिए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप अपने प्रयासों को निरंतर करते रहिए, कड़ी मेहनत निरंतर करते रहिए। आपके छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास ही आपको एक दिन निश्चित तौर पर जो है सफलता दिलाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन और लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। आज के सेशन का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूएनएफ ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। यूएनएफ ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे आज के सेशन के अंदर। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग एक कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। यहाँ से निश्चित तौर पर आपको सीधे सीधे परीक्षा में देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे। तो यूएनएफ ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनएफ ट्रिपल सी का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनएफ ट्रिपल सी का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका बॉन जर्मनी में है। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन जर्मनी में है। नेक्स्ट है आपका यूएनएफ ट्रिपल सी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना कब हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनएफ ट्रिपल सी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1994 को। 21 मार्च 1994 को हुई थी। या यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएनएफ ट्रिपल सी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को कब अपनाया गया था। तो इसको 9 मई 1992 को अपनाया गया था। कब? 9 मई 1992 को इसको अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। यूएनएफ ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। हिंदी में अगर आता है तो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। नेक्स्ट है हमारा, यूएनएफ ट्रिपल सी का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ है। तो ये बॉन जर्मनी में है। बॉन जर्मनी में है। नेक्स्ट है आपका, यूएनएफ ट्रिपल सी की स्थापना कब हुई। तो ये 21 मार्च 1994 को हुई थी और इसको 9 मई 1992 को अपनाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि यूएनएफ ट्रिपल सी में ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है। ट्रिपल सी का पूर्ण रूप क्या है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूर्ण रूप है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, पर जो हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर यहीं से देखने के लिए आपको प्रश्न मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफ ट्रिपल सी किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफ ट्रिपल सी किससे संबंधित है। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी को करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफ ट्रिपल सी ने वर्ष 2023 में 28वें सम्मेलन COP 28 की मेजबानी के लिए किस देश की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपका ये यूएई है, संयुक्त राज्य अमीरात जो है यूएई अबू धाबी, इसको जो है वर्ष 2023 के COP 28 की मेज़बानी करने के लिए चुना गया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने वर्ष 2023 में 28वें सम्मेलन COP28 की मेजबानी के लिए किस देश की घोषणा की है? तो ये UAE की है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट डाउन करते रहें। प्रश्न सीधा परीक्षा में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉच हैं। थॉमस बॉक हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, थॉमस बॉक हैं। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो ये 23 जून 1884 को हुआ था। और पूछा जाए कहाँ हुआ, तो पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके थॉमस बॉक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो ये 23 जून 1894 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय मतलब ये मुख्यालय वगैरह है तो ये पेरिस फ्रांस में कहाँ पे हुआ था? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ तो 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट डाउन करते रहें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। और कमेंट बॉक्स में छापते रहिए कि प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है, कैसे प्रश्न हैं आज के सेशन के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये आपका माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? असम राज्य में है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये उमानंद द्वीप या मयूर द्वीप है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, गुवाहाटी के निकट है। गुवाहाटी के निकट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के सेशन के। चलिए दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? पूछा जाए तो ये आसाम में है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र पर नदी पर है। तो माजुली द्वीप है सबसे बड़ा विश्व का, और ये असम राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये उमानंद या मयूर द्वीप है, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप किस शहर में है या किस शहर के निकट स्थित है? तो यह गुवाहाटी के निकट स्थित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का आपकी परीक्षाओं के लिए। निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा से किसी भी प्रश्न का हल आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट डाउन करते रहें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो जो जैव विविधता दिवस की थीम है वर्ष 2023 के लिए, तो यह है फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था? तो ये 20 दिसंबर वर्ष 2000 को मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये आपका वाल्टर जी रोजन द्वारा जो है गढ़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट डाउन करते रहें, प्रश्न सीधा परीक्षा में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस वर्ष 2023 की थीम क्या है? तो यह है फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये इसकी जो है वर्ष 2023 की थीम है।
नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपका 20 दिसंबर वर्ष 2000 को मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता दिवस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये वाल्टर जी रोजन के द्वारा गढ़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा एन मायर्स के द्वारा जो है गढ़ा गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है। भारत में पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट है। कौन सा है, पश्चिमी घाट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट किस देश में है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट किस देश में है, तो ये आपका ब्राज़ील में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट स्थान कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट स्थान कौन सा है, तो ये आपका अमेजन के वर्षा वन है। अमेजन के वर्षा वन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिएगा, सीधे सीधा आपका परीक्षा में मिलेगा आपको प्रश्न है। रिवाइज करते हैं एक बार, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो एन मेयर्स के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट किस देश में है, तो ये आपका ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट स्थान कौन सा है, तो ये आपका अमेजन के वर्षा वन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जैव विविधता वाले कितने हॉटस्पॉट हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जैव विविधता वाले कितने हॉटस्पॉट हैं, भारत के पूछे गए हैं। तो भारत में कितने हैं, हमारे 4 हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन से, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा में, यहाँ से निश्चित तौर पर एक प्रश्न बनता है। भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो आपके 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिकी तटीय मैदान है और ये कहाँ स्थित है, उत्तर एवं मध्य अमेरिका के बीच स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, तो ये टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, परिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो ये हैकल ने दिया था। और नेक्स्ट है, आधुनिक परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता है, तो ओडम को कहा जाता है। देखिए सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सारे ही चीज़ एक ही जगह आपको दी जा रही हैं। निश्चित तौर पर प्रश्न आपको मिलेगा तो मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से हमारे साथ स्टडी करते रहिए और सफलता पाइए। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में जैव विविधता वाले कितने हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में प्रश्न पहले यही बनेगा कि भारत में जैव विविधता वाले कितने हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं, ऑप्शन में 4 टिक करिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि भारत में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, तो आपके पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र, ये 4 हॉटस्पॉट हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से भारत में कौन सा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट शामिल नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ से दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे अगर आपको पता है तो आप सही ऑप्शन करके आएंगे, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में जैव विविधता वाले 4 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, तो ये 36 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है। तो उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान है और ये उत्तर एवं मध्य अमेरिका के बीच स्थित है अगर पूछा जाए। नेक्स्ट है, परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो टेंसले ने दिया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो हैकल ने दिया। नेक्स्ट है, आधुनिक परिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ओडम को कहा जाता है। सारे ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्लास को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है,
तो ये आपका 25 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत में राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो ये आपका 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका सही जवाब यहाँ पे है 3 अप्रैल 1952 को संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार। प्रश्न बन सकता है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस अनुसूची के अनुसार हुआ था? तो संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है? राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है? तो राज्यसभा ऊपरी या उच्च सदन होता है। ऊपरी या उच्च सदन होता है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा कैसे सदन है? तो राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसे सदन है? स्थायी सदन है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आपका लोकसभा में 25 वर्ष है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु और राज्यसभा में 30 वर्ष है न्यूनतम आयु सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है और संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा संसद का कौन सा सदन होता है? तो राज्यसभा ऊपरी सदन या उच्च सदन होता है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा स्थायी सदन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही आपकी परीक्षा के लिए, सीधा सीधा परीक्षा में आने वाले प्रश्न। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्यसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने वर्ष के कितनी अवधि का होता है? राज्यसभा का पूर्ण कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। नेक्स्ट है राज्य की परिषद के रूप में किसे जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है। प्रश्न सीधा आपको परीक्षा में मिलने वाला है। जिसने क्लास देख ली उसको निश्चित तौर पर यहाँ से कई प्रश्न मिलेंगे। चलिए दोबारा रिवाइज करते हैं। राज्यसभा का पूर्ण कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 250 होती है। नेक्स्ट है आपका राज्यों की परिषद के रूप में किसे जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद के रूप में राज्यसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन कब हुआ था? देखिए प्रश्न वही हैं जो आपको चाहिए और प्रश्न वही हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रश्न जो आपको चाहिए और प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे वही हैं, बस आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। निश्चित तौर पर प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो मिलने वाले हैं। चलिए लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था अनुच्छेद 81 के तहत। और इसका जो पहला सत्र हुआ था वो 13 मई 1952 को उसका पहला सत्र शुरू हुआ था। तो देखिए प्रश्न पहला बन सकता है लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और पूछा जा सकता है लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ था? तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार हुआ था। और पूछा जा सकता है कि लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो ये 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। जो यहीं पे राज्यसभा का कितना? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है हाउस ऑफ पीपल्स किसे कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा का हिंदी नाम हाउस ऑफ पीपल कब अपनाया गया था? तो ये आपका 14 मई 1954 को अपनाया गया था। एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए।
चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को अनुच्छेद 81 के तहत 13 मई अनुच्छेद 81 के तहत हुआ था। और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र शुरू हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। अगला प्रश्न है हमारा हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल जो है आपका लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का हिंदी नाम हाउस ऑफ पीपल को कब अपनाया गया था? तो 14 मई 1954 को अपनाया गया था। 14 मई 1956 को हाउस ऑफ पीपल हिंदी नाम को अपनाया गया था लोकसभा के। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है धन विधेयक केवल किस में प्रस्तुत हो सकता है? धन विधेयक केवल किस में प्रस्तुत हो सकता है? देखिए इस तरह का प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर बनता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। अगर आ जाए राज्यसभा ऑप्शन में तो राज्यसभा में नहीं होता है, केवल लोकसभा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्यता किस राज्य में है? तो अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी होती है लोकसभा सीट? तो ये 80 होती हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी होती हैं? 80 होती हैं। कितनी? 80 होती हैं। और जो विधानसभा सीट होती हैं वो कितनी होती हैं? हमारा 403 होती हैं। कितनी होती हैं? 403 है। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्यता उत्तर प्रदेश में है 80 और 403 विधानसभा सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन या निचला सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। और ऊपरी या उच्च सदन कौन सा होता है? आपका राज्यसभा होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी लिखा आता है। ध्यान रखिएगा जीवी मावलंकर। और इनका जो कार्यकाल था वो आपका 27 नवंबर 1888 से 27 फरवरी 1956 तक था। ये भी पूछा जा सकता है। 27 नवंबर 1888 से 27 फरवरी 1956 तक था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो ये मीरा कुमार हैं। और ये 3 जून 2003 को निर्विरोध चुनी गई थी। 3 जून 2003 को निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर पद के लिए चुनी गई थी। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धन विधेयक केवल किस में प्रस्तुत हो सकता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट है। और विधानसभा सीट कितनी है? 403। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है? कौन सा है या कौन सा होता है? तो ये लोकसभा होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनका कार्यकाल 27 नवंबर 1888 से 27 फरवरी 1956 तक था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो ये मीरा कुमार हैं। और इनको जो है 3 जून 2003 को निर्विरोध चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो आपका ये थी सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। और ये ध्यान रखिएगा दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी ये। कौन थी? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके ओम बिरला हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके ओम बिरला हैं। एक एक प्रश्न बड़ी मेहनत से बनाया गया है आपके लिए। जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही मेहनत की गई है इस पर। तो आप सभी से बस विनम्र एक ही निवेदन है कि आप प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कीजिए और क्लास को 1 से 2 बार 2 से 3 बार रिवाइज जरूर कीजिए। देखिए आपको प्रश्न देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। हमारा जो पर्पज़ है आपको पढ़ाने का वो यही है कि आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाए। हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में मिलें और आपको इधर उधर का कंटेंट ना बता करके सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आने वाले कंटेंट दिया जाए। तो इसी पे हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपका लाइक और शेयर और आपका निरंतर अभ्यास, अपनी स्टडी करते रहना, यही हमारा लक्ष्य है।
और हम इसी तरह आपको ऐसी क्लास देते रहेंगे और आपका काम है कि आप इसी तरह अपना स्टडी करते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे ऐसी वीडियो बनाने का। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका सुमित्रा महाजन थी और ये दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, आप प्रश्न कैसे भी बने पर प्रश्न आप करके आएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिक के संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता जेड एंड जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो यह कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है आपका धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जेड एंड जिंक की कमी के कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप होती है डेसिबल। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइक्रो प्लाज्मा है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? तो ये ध्वनि स्तर की एक माप है। अगला है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अगला है विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, चीन के बाद, चीन का पहला है। नेक्स्ट है कालाजार जवर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है विश्व में तिल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहला किसका है? चीन का है। नेक्स्ट है कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का बॉटनिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और अंधापन इसको क्या बोलते हैं? रतूंधी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, रतूंधी। तो अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। नेक्स्ट है सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5% होती है। नेक्स्ट है सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। नेक्स्ट है ठोस कण की इकाई है तो स्टेडियन ठोस कण की इकाई है। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिए। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कार्बन के दो अपर रूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं।
अगला है सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, तो 26.5% होती है। नेक्स्ट है सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो क्रोड कहलाता है। अगला है ठोस कण की इकाई कितनी, ठोस कण की इकाई है तो स्टेडियन ठोस कण की इकाई है। सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर आएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो यह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहते हैं, तो उसको वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन किससे है, तो ये एंथ्रोलॉजी से है। वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तो ये बीज से किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है वर्गीकी। देखिए सारे ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाने जाते हैं, तो थियोफ्रस्टस जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवाको शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो थियोफ्रस्टस जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किसने किया था, तो वाटसन व क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया, तो डार्विन के द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था। अगला है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण से आता है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था आपका। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी से, और उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए चलते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो ये छोटी आंत से किए जाते हैं। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है, जिसको लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है, तो ये रिलैक्सिन का होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्गण किसके द्वारा होता है, तो कोटपाद के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। चलिए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो रिलैक्सिन का होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। और अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कोटपाट द्वारा होता है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दही खट्टा किस कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही में खट्टापन आ जाता है। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है, तो ये आपका यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम। उसका सूत्र क्या होता है? D2O। ये भी ध्यान रखिएगा, D2O। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है हमारा भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। इसका सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का जो है विटामिन सी द्वारा इसका भी रोग होता है। नेक्स्ट है आपका छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहते हैं। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो किडनी है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये देखिए, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे है रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध जो है किडनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है आपका श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये AB है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O वर्ग है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करने वाला भाग कौन सा होता है? तो एक किडनी होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB वर्ग सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता रक्त समूह पूछा जाए तो O वर्ग सर्वदाता रक्त समूह होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा होता है। अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। इसको लीवर भी बोलते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, इसको लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लीवर भी बोलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ये लिथियम होती है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लीवर होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है। सबसे हल्की धातु पूछी जाए कौन सी है? तो ये लिथियम होती है। देखिए सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है, ये 1 लाइनर में सुपरफास्ट चल रहा है। आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो ये स्टेपिस होती है। और ये कहाँ होती है? मध्य कान में होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है। और मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार पर मिनट धड़कता है। 72 बार पर मिनट धड़कता है। देखिए सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेपिस होती है सबसे छोटी हड्डी, और ये मध्य कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर जांघ में पाई जाती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। और स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। और मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार पर मिनट धड़कता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो यह लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है।
डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर ने किया था। अगला है हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। नेक्स्ट है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो गए, कोई बात नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा। डायनोमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर ने किया था। जे एल बेयर ने किया था। नेक्स्ट है हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। नेक्स्ट है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है। सबसे हल्की धातु पूछी जाए कौन सी है? तो ये लिथियम होती है। सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलाया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनोमो द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसके भार में क्या आएगी? कमी आएगी। अगला प्रश्न है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग में किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणों पर। नेक्स्ट है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए फटाफट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनामो द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। अगला है रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो इसका मुख्य अवयव है मीथेन। इसका मुख्य अवयव मीथेन होता है। नेक्स्ट है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है और इसका सूत्र पूछा जाए तो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl इसका NaCl इसका जो है सूत्र होता है। नेक्स्ट है सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस। सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। नेक्स्ट है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। या प्रश्न आ सकता है खट्टे फलों में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? तो मक्का है। दो लिंगी पुष्प कौन सा होता है? तो ये आपका सरसों है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो ये मीथेन है। नेक्स्ट है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है और इसको NaCl इसका सूत्र होता है। सूखी बर्फ होती है ठोस। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने की थी। कब? 1921 में इन्होंने इस पर शोध किया था। नेक्स्ट है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी होता है। एक लिंगी पुष्प है मक्का। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो ये आपका सरसों होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये सोडियम को काटा जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? सिल्वर, इसको चांदी बोलते हैं। नेक्स्ट है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या पलिया, इसको स्प्लिन भी बोलते हैं, ये करता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है तो ये सिल्वर होता है, चांदी होती है। नेक्स्ट है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड।
नेक्स्ट है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली या प्लीहा, इसको स्पिन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है, तो ये मलेरिया होता है। नेक्स्ट है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो यह है रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो यह हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। और नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग हो जाता है मच्छरों के काटने से। नेक्स्ट है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के भीतर खून में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता, तो ये आपका हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट, ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट इसमें सहायक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है, तो ये निर्वात में होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, तो वोल्टेयर ने की थी। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है या 23 जोड़ी। नेक्स्ट है गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन पिगमेंट। नेक्स्ट है हल्दी में पीलापन किसके कारण होता है, तो कुकुमिन पदार्थ के कारण। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होते हैं तना। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वोल्टेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 या 23 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग का जो वर्णक है या लाल रंग का जो कारण है वो है लाइकोपिन पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग का कारण है कुकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होते हैं, तो ये तना होता है। तो इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन के रूप में। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की इकाइयाँ हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स इसकी जो इकाई है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी 1921 में। बेंटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है, तो ये अग्नाशय द्वारा बनती है। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कॉच ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन क्रिक ने की थी। डीएनए की इकाई है, तो डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग व विस्ट ने की थी 1921 में। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, तो ये अग्नाशय द्वारा बनती है। और नेक्स्ट है आपका हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कॉच ने की थी। तो आज के सेशन का ये
आज के सेशन के ये अंतिम प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और निरंतर रिवाइज करते रहिएगा। निश्चित तौर पर आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। आपको इस क्लास से प्रश्न मिलेंगे। तो निरंतर बने रहिए हमारे साथ और हमारी क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे हमें आगे ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसा ही बेस्ट कंटेंट जो है देते रहें। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास को यहीं पे और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।